गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 नए साम्राज्य और नए राज्य। राजा महाराजाओं के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा और सुना है और बहुत सारी जगह पर देखा भी होगा। तो हमारा आज का पाठ है नए साम्राज्य और नए राज्य। क्योंकि हर समय राजाओं के अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग साम्राज्य की स्थापना हुई और अलग अलग राज्य बनाए गए, बसाए गए। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपये कागज में लिपटे तलवारों को शान से पकड़कर चकमा कर रहा था। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया होगा कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। अरविंद को राजा बनने के लिए बोला तो वो राजा के दिमाग में जैसा था कि राजा वेशभूषा पहनेगा, राजा की वो राजा की ताव देगा, तलवार लेके जाएगा। लेकिन जब उसे बोला गया कि आपको वीणा बजाना है, संगीत गाना है, तो वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो संगीतज्ञ था और वीणा भी बजाता था। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां। प्रशस्तियां मतलब जो हमारे को पुरानी स्मृतियों को बताती है, उसके कहते हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद किसकी भूमिका करने जा रहा था? समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख में पता चलता है कि उसकी रचना समुद्र के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में की गई थी। इन सम्राट समुद्रगुप्त की रचनाओं का अभिलेख किसने किया था? हरिसेन ने। अपनी काव्य बनाते ना, जो काव्य पाठ पढ़ते हैं उसमें हिंदी में, तो उसमें काव्य के माध्यम से इनके जो भी कार्य थे और उनकी प्रशंसा के बारे में वर्णन किया गया था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख लिखा जा गया था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति यानी प्रशंसा के बारे में लिखना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। पहले हमने पढ़ा लेकिन अब धीरे धीरे इनका महत्व बढ़ते गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती? कवि ने इसमें राजा की योद्धा को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। कवि ने इसमें सबसे प्रसन्न युद्ध के बारे में, योद्धा के बारे में, उत्कृष्ट कार्य के बारे में इनकी प्रशंसा तारीफ की है। यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के बराबर भी बता दिया, भगवान के बराबर भी इनको बता दिया। कवि ने इनको भगवान के बराबर बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी तथा कुछ नीले रंग के दिखाई देंगे। देखिए ये लाल रंग के बिंदु में दिखाई दे रहे हैं। ये लाल रंग के बिंदु और ये वाला बैंगनी बिंदु है। ये दूसरे ये सब बैंगनी बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यह मानचित्र किस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है? हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया करते थे। वंशावली, अब हम वंशावली करते हैं। अब हमारा समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जो शत्रु को एक मौका देना चाहते थे कि शत्रु से हम युद्ध करें तो उसको एक हारने पर उसको एक मौका दिया जाता था, लेकिन अगर वो दूसरी बार में हार जाता तो उसको दूसरी बार मौका नहीं दिया जाता और उसे खंड परास्त कर दिया जाता है। राजा का मानना था कि सबको एक मौका मिलना चाहिए, तो शत्रु को भी एक मौका देते अपनी तरफ से लड़ने का, लेकिन परंतु जब वो हार जाता है फिर उसको नहीं छोड़ा जाता है। वंशावली, अधिकांश
प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। अधिकांश प्रशस्तियां पूर्वजों को मतलब वंश यानी निरंतर चलते आने वाले दादा परदादा उनके पहले वाले उसके हिसाब से हमारा वंश चलता है और उसे कहते हैं वंशावली। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा दादा पिता और माता के बारे में बताता है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवणी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां प्राप्त की। महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त की और अपना शासन चलाया। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ते गया। जब उनके पिता माता राजा महाराजा बने थे तो उनके बच्चे भी आगे बढ़ते गए और उसका महत्व बढ़ते गया। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली पूर्वजों की सूची में जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों पर चलता है। समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त, उसके बाद ये वंश के द्वारा चलता गया। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी हम अध्याय 11 में मिलेगी। अभी हम अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। अगर अगले पाठ में हमको इसकी और जानकारी प्राप्त होगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, ये भी दो राजा हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों पर पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों को भी जीवनी के पता चलता है। ऐसे ही है एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी को लिखा है। उनके समय में रहे संस्कृत के कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन की जो भी घटना थी उनके बारे में लिखा था। इससे हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन किया है। उससे उन्होंने उनके जन्म से लेकर राजा बनने तक की पूरी घटना का वर्णन इसमें किया है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तत्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में भी पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे हैं। अभी हमने पिछले पाठ में पढ़ा है तत्सांग के बारे में। तो उसने वो कब रहे हैं? राजा के दरबार में रहे। हर्षवर्धन राजा के दरबार में वो रहे थे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। जब वो वहां रहे थे तत्सांग, तो उन्होंने जो भी महसूस किया उसके बारे में उनको लिखा है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासन ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब उनके बहनोई मतलब बहन के पति, जब उनको आक्रमणकारियों ने मार दिया तो उन्होंने वो शासन को भी अपने अधीन कर लिया और आक्रमण करके उसको ले लिया। मगध तथा संभव तब बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उनको इतनी सफलता जिधर यहाँ बंगाल को जीतकर मिली है, इतनी सफलता उधर आगे भी उनको नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़े तो कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलिकेश नरेश द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। और एक प्रकार से की सेना। अब हम पढ़ते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही एक सुसंगठित सेना रखते हैं जिसमें हाथी रथ घुड़सवारी पैदल सिपाही होते हैं, जिसके साथ साथ पुराने समय की जो चलन चल रहा है वही आज भी अपनाते जा रहे हैं। जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दी जाए। इन सेनानायकों को कई नियम वेतन दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूमिदान भी दिया जाता था। किसी को वेतन देते थे और किसी को भूमिदान देते थे कि ये भूमि जमीन देते हैं और उसमें तुम घर अपना गुजर बसर कर सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते हैं। जहाँ कहीं भी शासन दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों की जरिए सिंचाई खेती बाड़ी में जुटे रहते। विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी शक्तिशाली भूमि स्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता। जिनके पास ज्यादा धन पैसा होता उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता था। इनमें से सबसे बहुत सी स्थानीय सभाएं शब्दावली तक काम करती थी। शब्दावली मतलब शब्दों तक कार्य
करती थी। इस प्रकार से हमारा ये पाठ चलता रहा। उस जमाने में आम लोगों की कैसी भूमिका थी, कैसे जीवन जीते थे, जनसाधारण के जीवन में की थोड़ी कुछ झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके बारे में उदाहरण देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जनसाधारण व्यक्ति वहाँ उस समय कैसे रहते थे। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चरित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इसमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करते हुए बताया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोली बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। चीनी तीर्थयात्री फासिएफ का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उस समय लोग उच्च नीच की भावना रखते थे और छुआछूत की भावना रखते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए चीनी तीर्थयात्री ने देखा, फासिएफ ने देखा कि लोग उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। एक जैसे गांव में तो वहाँ पर नहीं उनको जगह देके एक अलग स्थान दे दिया जाता था कि वो वहीं रहेंगे। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट मारते हैं। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार का संपर्क में इससे बचाते हैं। ये अगर वहाँ बाजार में आते तो पहले कुछ क्रिया करते हैं, लकड़ी से आवाज़ करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि लोग आ रहे हैं। तो वे जो भी ऊंचे लोग होते हैं वो अपने को बचाने के लिए सतर्क हो जाते हैं और वहाँ रास्ते से हट जाते हैं। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण है। इस प्रकार से राज्य और साम्राज्य चलते रहे और लोगों को जनसाधारण लोगों के साथ छुआछूत जैसी भावनाओं को जोड़ दिया जाता था। और आज के समय में उसको बहुत राजाओं के मार्गदर्शन से और राजाओं के माध्यम से इनको दूर कर दिया गया है। परंतु कहीं कहीं पे आज भी ये प्रथा प्रचलित है। छुआछूत की भावना, उच्च नीच की जातिवाद की भावना आज भी है। तो धीरे धीरे हमारा समाज को शिक्षा की ओर बढ़ाकर हमें इन को दूर करना है। धन्यवाद।